वेलकम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एमडी कैट फिजिक्स टेस्ट डिस्कशन करेंगे। दो टॉपिक्स हैं हमारे पार्ट टू में से, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 है और इसमें कह रहा है इफ कैपेसिटेंस इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट इज हाफ देन द करंट विल बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि करंट या IRMS, करंट की आरएमएस वैल्यू की बात कर लेते हैं। लेट सपोज IRMS है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इससे भी पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट की आरएमएस वैल्यू। अब यहां से करंट की आरएमएस वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? करंट की आरएमएस वैल्यू बन जाएगी IRMS इज इक्वल टू IRMS। तो यहां से IRMS आपके पास आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय XC। अब यहाँ पे उसने बताया क्या है और पूछा क्या है। वो कह रहा है कि इफ कैपेसिटेंस इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट इज हाफ, कैपेसिटेंस को हाफ करेंगे तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें XC की वैल्यू भी, XC का एक ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, 1/ओमेगा C। अब इसमें आप देखें, अगर आप कैपेसिटेंस को हाफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डबल होने से करंट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, क्योंकि करंट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्ट जो कैपेसिटेंस है उसको अगर हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर आएगा बीटा। 82 में कह रहे हैं इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट। अब जानते हैं इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, यानी आप यूं कह लें करंट लैग करेगा वोल्टेज से बाय कितने डिग्री? 90 डिग्री अल्फा। 83 में कह रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज हाफ द करंट इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विल बी। यहां भी अगेन वही बात है, अगर मैं करंट का रिलेशन लिखूं तो करंट का रिलेशन या करंट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स। और आप ये भी जानते हैं यहाँ पे किसे वो चेंज कर रहा है? यहाँ वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। हम जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ओमेगा C या 1/2πfc। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है तो आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन देखें। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर XC नीचे है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए। अब आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हाफ किया, फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हाफ करने पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डबल करने से ऑटोमेटिकली करंट हाफ हो जाएगा। सो इसका आंसर है बिकम्स हाफ, यानी 4D। 84 में कह रहा है फॉर वेरी हाई इनपुट फ्रीक्वेंसी आरसी सीरीज सर्किट विल अप्रोक्सीमेटली बिहेव एज। अब इसके लिए आप आरसी सीरीज सर्किट की इंपीडेंस का अगर फॉर्मूला देखें और इस फॉर्मूला में एक्स सी के बारे में थोड़ा सा सोचें। एक्स सी का बेसिक रिलेशन क्या है? ओमेगा सी या 1/ओमेगा C, या इसको आप 1/2πfc भी कह सकते हैं। अब सोचने की बात यह है, यहां से ये समझ आ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब यहां वो क्या कह रहा है? फॉर वेरी हाई इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर आप इनपुट फ्रीक्वेंसी को काफी हाई कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस काफी लो हो जाएगी। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लो होने का मतलब यह है कि सर्किट से कैपेसिटर तकरीबन एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा और सर्किट ज्यादातर कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा? रेजिस्टिव। यानी सर्किट की जो इंपीडेंस है, अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो सर्किट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि सर्किट में इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आना शुरू हो जाएगी? रेजिस्टेंस के इक्वल। सो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हुआ रेजिस्टिव। 85 में कह रहा है इफ द वैल्यू इन इफ द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय
V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका फेज उसने ओमेगा टी बताया है। देन करंट इन द प्योर कैपेसिटर, अब जानते हैं कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है यानी लीड करता है। इसका मतलब है कैपेसिटर, ये जो करंट है, करंट का रिलेशन भी एग्जैक्टली इसी तरह का होना चाहिए, सिर्फ ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड होना चाहिए, यानी आपका करेक्ट आंसर बनेगा बीटा। इसी तरह 86 में कह रहे हैं इफ अ सर्किट शोज अ फेज लीड ऑफ करंट, यहां पे वो क्या कह रहे हैं, फेज लीड ऑफ करंट अहेड ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब है करंट लीड कर रहा है। अगर करंट लीड कर रहा है तो आप जानते हैं कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, यानी सर्किट में कैपेसिटर का रोल बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू इंडक्टर। हाँ, अगर वोल्टेज लीड कर रही है करंट से तो फिर कौन डोमिनेंट है, फिर जाहिर बात है इंडक्टर डोमिनेंट है। और अगर वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हैं तो फिर सर्किट में ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, सिर्फ रेजिस्टर है। 87 में कह रहे हैं if the RMS value of an AC voltage is 10 volt, what is its peak value? इसके लिए हमें RMS वैल्यू का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। VRMS is equal to V नॉट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। यहां से V नॉट का रिलेशन बना लें, V नॉट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट इंटू VRMS। अब 2 स्क्वायर रूट क्या है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होती है 1.41। वी आर एम एस की वैल्यू गिवन है, वी आर एम एस है 10, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके 14.1 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हुआ 14.14 या 14.1 डेल्टा। 88 में कह रहे हैं इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स अप्लाइड टू एन इंडक्टर इज इंक्रीज्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल। अब इसमें हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड, जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में कह रहे हैं द इंपिडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट इज गिवन बाय। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी इंपिडेंस का फॉर्मूला यूज किया था, तो इसका इंपिडेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसी तरह नेक्स्ट है जी 90 अ सीरीज आरसी सर्किट हैज रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी गिवन है, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट हमने फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला जैसे पहले मैंने बात की, ये हमने यूज किया था, इसमें सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू गिवन है 3, 3 का स्क्वायर, और एक्स सी की वैल्यू गिवन है 4, 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 ओम। सो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली यानी 5। 91 में कह रहे हैं इन एन आरएल सीरीज सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट बिकम्स मोर एंड मोर लो। अब सर्किट है ये आर एल सीरीज सर्किट, और इनपुट फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है, देन दिस सर्किट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक मोर एंड मोर। अब सोचने की बात ये है, अगर आप एक्स एल की बात करें तो एक्स एल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी लो करते जाएंगे तो एक्स एल लो होते होते इवेंचुअली कितना हो जाएगा, जीरो, या जीरो को अप्रोच करेगा। जब एक्स एल जीरो को अप्रोच करेगा तो ये फैक्टर खत्म होता जाएगा, और जो सर्किट की इंपिडेंस है ये तकरीबन आर के इक्वल आ जाएगी या आर के करीब आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं द सर्किट विल स्टार्ट बिहेविंग मोर एंड मोर रेजिस्टिव। सर्किट में इंडक्टर एब्सेंट होना शुरू हो गया और सर्किट ने रेजिस्टिव बिहेव करना शुरू कर दिया। इसके बाद 92 में कह रहे हैं इन आरसी सीरीज सर्किट वोल्टेज लैग्स द करंट बाय। अगर आप आरसी सीरीज सर्किट की बात करें तो लेट सपोज मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, ये करंट का फेजर वेक्टर है, वोल्टेज का जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसका भी फेजर वेक्टर इसी तरफ होता है। अब चूंकि आरसी सीरीज सर्किट है तो इसमें जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो लैग कर रही होती है करंट से 90 डिग्री। वीसी इधर आ जाता है, वीसी को उठा के आपने वी आर में ऐड किया, और ये आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देख के बताएं लीड कौन कर रहा है, ऑब्वियसली लीड करंट कर रहा है, और लैग कौन कर रहा है, वोल्टेज। सो लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ इनके दरमियान 90 का फेज डिफरेंस नहीं है, यहाँ इनका जो फेज डिफरेंस है वो 90 से कम है। सो याद रखें अगर आरसी सीरीज सर्किट है या आरएल सीरीज सर्किट है तो इनका जो वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस है वो 0 से लेके 90 के दरमियान होता है, 0 और 90 के बीच में कोई होता है।
अगर प्योर कैपेसिटर है तो 90, अगर प्योर रेजिस्टर है तो 0, और अगर आर और सी दोनों है तो फिर 0 और 90 के बीच में। सो आंसर होगा लेस देन 90। 93 में कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इन द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 92, यानी पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है, अगर वो फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी को अप्रोच करे देन द फेज डिफरेंस विल अप्रोच टू। अब सोचने की बात ये है फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो होगा क्या। सबसे पहले देखें सर्किट था आरसी। आरसी सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो तो ये है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी होती है। और अगर आप यहाँ इंपिडेंस का फॉर्मूला लिखना चाहें तो इंपिडेंस का फॉर्मूला बनता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब अगर मैं एक्स सी की बात करूं तो एक्स सी का रिलेशन आप जानते हैं 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी यानी 2 पाई एफ सी। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी करना शुरू कर देंगे तो एक्स सी ऑटोमेटिकली किस तरफ अप्रोच करेगा, जीरो को। सो एक्स सी विल अप्रोच टू जीरो। जब एक्स सी जीरो को अप्रोच करेगा तो ऊपर वाले रिलेशन से आपको समझ आ रही होगी इम्पिडेंस वो किसको अप्रोच करेगा, इम्पिडेंस अप्रोच करेगा आर को। सो आपका ये जो सर्किट है ये रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अगर बात की जाए तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का वो होता है जीरो। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अप्रोचेस टू जीरो, अल्फा। 94 में कह रहा है फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन 93, वही जो पिछला 93 क्वेश्चन है, अगर इसको फॉलो किया जाए तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। अभी हमने रिजल्ट क्या निकाला था, 93 क्वेश्चन में हमने रिजल्ट निकाला था कि ये सर्किट रेजिस्टिव हो गया है, और अगर सर्किट रेजिस्टिव हो गया है तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया है, और अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो पावर फैक्टर जिसको हम cos थीटा से कैलकुलेट करते हैं ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ जीरो दैट बिकम्स 1। सो cos जीरो बिकम्स 1, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम यानी 1। 95 में कह रहा था फेज एंगल बिटवीन द टोटल वोल्टेज एंड करंट इन एन आरएल सीरीज सर्किट इज गिवन बाय। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये होता है tan इनवर्स XL ओवर R। इसी तरह 96 में कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इन अ सीरीज RL सर्किट इज डिक्रीज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट विल। अब यहाँ पे RL सीरीज सर्किट है, अगेन RL सीरीज सर्किट की इंपीडेंस का फॉर्मूला हमारे सामने है। और अगर मैं XL की बात करूं, XL की वैल्यू होती है 2 पाई FL। अब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे XL डिक्रीज करेगा, अगर XL डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली इंपीडेंस की वैल्यू भी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। सो इसका आंसर है अल्फा। 97 में कह रहा है पावर डिसिपेशन फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, इसका आंसर जीरो होगा। उसकी रीजन क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का वो 90 होता है, इसी तरह प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 होता है। और पावर डिसिपेशन का जनरल फॉर्मूला एसी सर्किट्स के लिए हम जानते हैं क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉज ऑफ थीटा। थीटा की जगह 90 पुट करें, कॉज 90 जीरो हो गया, सो पावर डिसिपेशन बिकम्स जीरो। सो इसका आंसर है जीरो। 98 में कह रहा है which of the following is the correct order of electromagnetic waves from shortest wavelength to longest wavelength। अब ये आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तरफ जाना है। एक बात याद रखें, जिसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ लो होती है। तो यहाँ पे जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। हमने शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तरफ जाना है, यानी हमने गैमा रे से किस तरफ जाना है, रेडियो वेव्स की तरफ। अब इसमें आप देखें गैमा रेज आ जाती हैं, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप चेक करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। सो इस तरह से इसका आंसर बनेगा बीटा। 99 में कह रहा है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये स्पीड का फॉर्मूला जो है किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑब्वियसली फिर वैक्यूम के लिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, अल्फा फॉर्मूला बन जाएगा। 99 के बाद 100 है, 100 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले देखें ऑप्शन ए में, देखें ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, दे ऑल ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन मीडियम। ये बिल्कुल ठीक है, मीडियम के अंदर हर एक की स्पीड डिफरेंट होती है। वैक्यूम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सेम होती है, लेकिन याद रखें मीडियम में सेम नहीं होती। यानी किसी भी मीडियम में जब एंटर करेंगी तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
या हर टाइप ऑफ वेव की स्पीड डिफरेंट होगी, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, उनकी इसी वजह से बेंडिंग भी डिफरेंट होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इसी तरह दे ऑल हैव सेम वेवलेंथ, ये गलत लिखा हुआ है और यही हमारा ठीक आंसर है क्योंकि उसने इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। चार्ली में लिखा है दे रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल, ये बिल्कुल सही लिखा है। दे ऑल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये भी सही लिखा हुआ है, सबकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। अब बीटा गलत लिखा हुआ था और यही हमारा ठीक आंसर है। 101 में कह रहा है द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ऑब्टेन्ड इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज, सिंपल सी बात है, चाहे फुल वेव रेक्टिफिकेशन है चाहे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इस वेव फॉर्म को हम पुलसैटिंग डीसी कहेंगे या पुलसैटिंग वेव फॉर्म कहेंगे, ठीक है। इसी तरह 102 में कह रहा है इफ a half wave rectifier is used to convert 50 hertz AC into DC, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, then the number of pulses present in rectified voltage in 1 second, याद रखें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड भी सेम आएंगी। सो इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल आ रहे थे, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज ही होगी, यानी एक सेकंड में 50 पल्सेस आएंगी। सो इसका आंसर 50 ही होगा, यानी चार्ली। 103 में कह रहे हैं इन क्वेश्चन 102 टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पल्सेस, यानी इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स वो आपसे ये वाला टाइम पूछ रहा है और ये टाइम याद रखें ये टाइम पीरियड के इक्वल है। एक्चुअली उसने आपसे टाइम पीरियड पूछा है। अब टाइम पीरियड जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी तो सेम थी और वो 50 हर्ट्ज थी। सो फ्रीक्वेंसी यानी 50 का रेसिप्रोकल करें, आसानी के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, नीचे 100 हो जाएगा। अब आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.02 आंसर आ जाएगा, 0.02 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा, दैट इज बीटा। 104 में कह रहा है द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, और ऑब्वियसली इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेमीकंडक्टर डायोड या रेक्टिफायर बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इसी तरह 105 में कह रहा है इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज फॉर। अब आप जानते हैं लोड करंट सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है। अब अगर तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑप्शन में है, नेगेटिव नहीं है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव को प्रेफर कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन कुछ ऐसी लिखी हुई है कि फॉर एनी वन ऑफ द हाफ साइकिल, वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। अब अल्फा में लिखा है द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट, ये गलत है, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये ठीक लिखा हुआ है अगर कोई एनी वन ऑफ द हाफ साइकिल वाली ऑप्शन नहीं है। लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द ये गलत है, मोर देन ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन जो बाकी सारी ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन हमारी बीटा है, only for positive half cycle of the input signal. 106 में कह रहा है आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड। आप जानते हैं इसे फिल्टर सर्किट के थ्रू हम स्मूथ कर सकते हैं और स्मूथनेस के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है और जितने ज्यादा फिल्टर सर्किट हम यूज करेंगे ये ग्राफ उतना ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। सो ऑप्शन है फिल्टर सर्किट बीटा। 107 में कह रहा है अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम a full wave rectifier is operating from 50 hertz means fundamental frequency of ripple। अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, जो रेक्टिफाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, ठीक है। अब आप देखें इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल, रिपल मतलब आउटपुट की बात हो रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, जारी बात है वो डबल हो जाएगी, 50 का डबल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट है जी 108 इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द एसी। अब देखिए जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं ना नेगेटिव हाफ ऑफ एसी, तो ऑब्वियसली इसको आप यूं कह लें कि कन्वेंशन है कि ये कंसीडर किया जाता है कि नेगेटिव हाफ के लिए वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जनरली आप जानते हैं कि हमें ये कहना चाहिए कि किसी एक हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और किसी एक के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम जनरल बुक की अगर बात करें, बुक के मुताबिक अगर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव हाफ के लिए वो कंडक्ट कर रहा है तो नेगेटिव हाफ के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफाई उसने किया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम ये बोलें कि वो कंडक्ट नहीं कर रहा तो इन अदर वर्ड्स उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई है, इसीलिए तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर है वेरी हाई।
109 में कह रहे हैं व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस्ड द करंट थ्रू द डायोड। सिंपल सी बात है, जब डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो करंट जो है वो इतना कम होता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो तकरीबन जीरो है, क्योंकि लीकेज करंट जो रिवर्स करंट होता है उसकी वैल्यू माइक्रो एम्पेयर्स में होती है और इसे हम तकरीबन जीरो कह सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। 110 में कह रहा है फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन इन सेंटर टैप डिजाइन डायोड्स आर यूज्ड। अब जानते हैं सेंटर टैप डिजाइन में टोटल दो डायोड यूज किए जाते हैं, और इसमें अगर मैं ठीक सर्किट बनाऊं तो करेक्टली यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड बस। जी ये देखें इसमें, जी ये देखें इसमें मैं आपसे कह रहा था कि इसमें हमें अगर एग्जैक्ट डिजाइन या एग्जैक्ट सर्किट हम बनाएं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करें। यहाँ से हम एक वायर सेंटर टैप यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोड लगाएंगे और लोड को सीधा इधर जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला लोड आप यूँ समझे यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, जनरली यहाँ ये डिस्कशन तो टॉपिक नहीं है हमारा, यहाँ सिर्फ हमने ये बताना है कि हम टोटल कितने डायोड यूज करते हैं सेंटर टैप डिजाइन में। तो वो टोटल होते हैं दो, एक ये और एक ये। सो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है टू। 111 में कह रहा है इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल सपोर्ट्स। देखिए बैरियर पोटेंशियल जब आ जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन और होल मिक्स हो रहे थे पहले, उनकी मिक्सिंग रुक जाती है। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या सपोर्ट कर रहा है, ये उनकी नॉन मिक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है, मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। पहले वो मिक्स हो रहे थे, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब ये सपोर्ट किसे कर रहा है, अब उनकी मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, अब उनकी नॉन मिक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 112 है व्हाट हैपेंस इन पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो पॉजिटिव साइकिल को, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि एक ऑप्शन पॉजिटिव साइकिल है एक ऑप्शन नेगेटिव साइकिल है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो गौर करें D1 का एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी ये इस वक्त रिवर्स बाइस है। D4 का पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, ये फॉरवर्ड बाइस है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो D2 का एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा है, ये भी फॉरवर्ड बाइस है। और D3 का पी टाइप नेगेटिव से जुड़ा है, ये रिवर्स बाइस है। सो इस वक्त जो जो डायोड कंडक्ट करेगा वो ये वाले दो डायोड हैं। एक और बात याद रखें, ब्रिज रेक्टिफायर वाली अरेंजमेंट में अगर कोई एक डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाए तो उसके सामने वाला भी हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा, और अगर वो रिवर्स बाइस हो जाए तो हमेशा सामने वाला भी रिवर्स बाइस होगा। सो कौन कौन सा कंडक्ट करेगा या कौन कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, वो है D2 एंड D4। तो आपका आंसर हुआ डेल्टा, D2 एंड D4। 113 में कह रहा है इन एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज is applied to a half wave rectifier first। पहले आपने हाफ वेव रेक्टिफायर को ये इनपुट सप्लाई की, and then to a full wave rectifier। if the output resistance in half wave rectifier is twice than the output resistance of full wave rectifier, then the ratio of time periods of the output ripples in the half wave and full wave rectifier। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी रहती है सेम। अगर आप हाफ वेव की आउटपुट की बात करें तो वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल वेव की आउटपुट की बात करें तो वो हमें हर वक्त आउटपुट पे हमें पल्स मिलती है। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में टाइम पीरियड है टी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम पीरियड है। लेकिन अगर आप इसे फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के साथ कंपेयर करें तो उसमें हर T/2 के बाद पल्स आ रही है, राइट। सो इसका टाइम पीरियड हाफ वेव के मुकाबले में हाफ है, फ्रीक्वेंसी डबल है और टाइम पीरियड हाफ है। अगर मैं टाइम पीरियड्स की रेशो लेता हूँ तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का टाइम पीरियड अगर टी है तो फुल वेव का क्या होगा T/2। टी से कैंसिल हो गया, टू इस तरफ आ गया, सो इट बिकम्स 2:1। सो आपका आंसर आएगा 2:1 यानी बीटा। 114 में कह रहा है इन ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम। याद रखें यूज कितने होते हैं 4, लेकिन एक वक्त में कंडक्ट कितने करते हैं, वो 2 कंडक्ट करते हैं। सो इसका आंसर है बीटा। 115 में कह रहा है नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन सेंटर टैप
फुल वेव रेक्टिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, इसका आंसर हमने पहले भी दिया था। कितने यूज होते हैं? 2 यूज होते हैं, लेकिन अगर वो ये पूछे एट अ टाइम कितने कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक वक्त में एक कंडक्ट करता है, ठीक है। 116 में कह रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर फुल वेव विद सेंटर टैप रेक्टिफायर इज। पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में ये टेबल अगर आप याद कर लें, इसमें और भी कुछ वैल्यूज हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए, तो ये आप जरूर याद कर लें, आपके लिए इसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको। पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर की सेम होती है, ये वी नॉट या वी मैक्सिमम के इक्वल होती है, लेकिन फुल सेंटर टैप डिजाइन के केस में इसकी वैल्यू 2 वीएम के इक्वल होती है। अब यहाँ पे उसने सेंटर टैप का पूछा है, तो इसका आंसर होगा 2 वीएम। अब इस लिहाज से अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, तो वो सेंटर टैप डिजाइन वाली बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, तो इनमें से फुल वेव रेक्टिफिकेशन के पॉइंट को अगर देखा जाए, तो उस लिहाज से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसका आप नोट करें, इसका रिपल फैक्टर ज्यादा है। रिपल फैक्टर जितना ज्यादा हो, हमें उतना ही फ्लक्चुएशंस मिलती हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर कम है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। सो सबसे ज्यादा वर्स्ट ऑप्शन है हाफ वेव रेक्टिफायर, उससे बेटर ऑप्शन है ब्रिज रेक्टिफायर, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सेंटर टैप डिजाइन वाला फुल वेव रेक्टिफायर। 117 में कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका चूंकि रिपल फैक्टर ज्यादा होता है, इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। 118 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इन सेंटर टैप डिजाइन हाउ मेनी डायोड या डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम, इसका भी जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। एक वक्त में कितने कंडक्ट कर रहे होते हैं? वन। एक वक्त में वन कंडक्ट कर रहा होता है। 119 में कह रहा है अ फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रोड्यूसिंग रिपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी उसने बताई है, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताई है। यहाँ पे हम अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। मैं फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़े, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 50 डिवाइडेड बाय 2 आप जानते हैं क्या होता है, 25। सो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 25 हर्ट्ज, यानी चार्ली। ये चूंकि उसने इनपुट फ्रीक्वेंसी पूछी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 120 इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज फॉर। अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ भी लिखा हुआ है, नेगेटिव हाफ भी लिखा हुआ है, और ओनली वन हाफ भी लिखा हुआ है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर ओनली वन हाफ आए और और फिर इसे आप प्रेफर करेंगे। अगर ओनली वन हाफ ना होता, फिर हमने किसे प्रेफर करना था? ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को प्रेफर करना था। अब चूंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो हमें किसे प्रेफर करना है? ओनली वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल डेल्टा। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बोला, इसकी ऑप्शन ना होती, तो फिर हमने पॉजिटिव हाफ को प्रेफर करना था। उम्मीद है आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।